द अलजेब्रा ऑफ हैप्पीनेस बाय स्कॉट गॉलवे। खुशी का बीजगणित। ये काफी जटिल लगता है, पर ये असल में है क्या? अपने स्कूल के पुराने दिनों को याद कीजिए, जब आपने पहली बार अपनी गणित की कक्षा में अलजेब्रा यानी बीज गणित पढ़ना शुरू किया था। उस समय निश्चित तौर पर आपका सामना कुछ इस तरह के समीकरणों से हुआ होगा। -x + y = 7। और इस समीकरण में x और y अक्षरों को वेरिएबल कहा जाता है। ये वेरिएबल उन राशियों को दर्शाते हैं जो अज्ञात होते हैं, और बीज गणित में हमें इन्हीं राशियों का मान ज्ञात करना होता है। उदाहरण के लिए, वो जो 7 के साथ 1 जोड़ता है। इसी तरह खुशी के अलजेब्रा में हमें उन वेरिएबल का पता लगाना होता है जो हमारी जिंदगी में खुशी को बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब हमारी जिंदगी को अर्थपूर्ण, सफल और प्रेमपूर्ण बनाते हैं। ये स्कूल में पढ़ाए गए किसी पाठ के जैसा नहीं है जिसे कि हम बस किसी भी तरह से अपनी कॉपी में उतारना होता है, बल्कि ये जीवन के अस्तित्व की एक मूल चुनौती है जिसे हमें जिंदगी के मंच पर खेलना होता है। और इस वक्त दाव पर सिर्फ कुछ नंबर नहीं, बल्कि धरती पर हमारी सारी इज्जत, रुतबा और आनंद है। इस किताब में हम जानेंगे अनिवार्य ट्रेड ऑफ यानी लेन देन जो आपको अपनी वर्तमान और भावी खुशी के बीच करने होंगे। कुछ कम आके गए गुण जो हमें एक अच्छा एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। अमीर शब्द का असली मतलब। पहला सबक, अपनी प्रारंभिक युवावस्था और बाद की युवावस्था के मध्य वर्क लाइफ संतुलन बनाने के लिए हमें एक अनिवार्य लेन देन करना होता है। चलिए सच में अपने स्कूल के दिनों में वापस चलते हैं और एक पॉप क्विज के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। यदि x + y = 7 तो x का मान क्या होगा? दरअसल ये निर्भर करता है कि y का मान कितना है। अब क्योंकि समीकरण का योग 7 है, इसीलिए अगर y बड़ा होगा तो x निश्चित रूप से छोटा होगा। अगर x बड़ा होगा तो y को उससे छोटा होना पड़ेगा। अलजेब्रा की खास बात ये है कि जब हम इसे कर रहे होते हैं तो हम न सिर्फ व्यक्तिगत चरों के बारे में विचार करते हैं, बल्कि इसके साथ ही हम उनके बीच के संबंध के बारे में मनन करते हैं। उपरोक्त समीकरण में x और y एक दूसरे के साथ विपरीत संबंध में है। ठीक इसी तरह का सिद्धांत खुशी के बीजगणित पर भी लागू होता है। यहाँ पर एक विपरीत संबंध है। मान लीजिए x आपकी युवावस्था का वर्क लाइफ बैलेंस है, जबकि y आपकी बाद की जिंदगी का वर्क लाइफ संतुलन दर्शाता है। यहाँ भी अगर एक चीज ज्यादा तो दूसरी चीज कम वाला नियम लागू होता है। मगर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप जीवन में पेशेवर सफलता और फाइनेंशियल सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको जवानी में अपने उन प्रतिद्वंदियों को मात देनी होगी जो आपके ही जैसे इन चीजों को पाने की चाह रखते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद वो आपको इतना पीछा छोड़ देंगे कि आप जिंदगी भर उनकी बराबरी ना कर पाए। लेकिन इसका मतलब है जिंदगी के दूसरे पहलुओं की तुलना में अपना अधिकांश समय अपने करियर को देना, जिसका परिणाम दुखदायी साबित होगा। मिसाल के तौर पर लेखक स्कॉट को एक इन्वेस्टमेंट बैंकर और एंटरप्रेन्योर के रूप में शुरुआती कामयाबी पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसके लिए उन्हें अपने बाल खोने पड़े, उनका अपनी पत्नी के साथ तलाक हो गया और जिंदगी भर के लिए ये पछतावा साथ ले आए कि उन्होंने अपनी जवानी खो दी। कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी बाद की जिंदगी के लिए अपनी जवानी की बलि देनी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ यानी लेन देन करना होगा। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किसका मोल करना चाहें और कितनी मात्रा में करना चाहते हैं। मसलन आप अपनी जिंदगी में एक आरामदायक और संतुलित जीवन शैली जीने का फैसला कर सकते हैं। आपका ये फैसला आपको अपने उन प्रतिद्वंदियों की तुलना में वर्तमान के प्रति अधिक सजग बना सकता है जो कि हफ्ते में 80 घंटे काम करते हैं। मगर इससे पहले कि आप ये रास्ता चुनने का फैसला करें, आपको पता होना चाहिए कि आपका ये निर्णय बाद के आपके जीवन में आपको वित्तीय परेशानियों की तरफ ले जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आपकी बाद की जिंदगी उन लोगों की तुलना में अधिक तनावपूर्ण और असंतुलित होगी जिन्होंने अपनी जवानी करियर के लिए समर्पित की है। इन लोगों ने बहुत सारी खुशियों का गला खुद अपने हाथों से घोटा होता है। दोबारा कहूं तो जिंदगी में हमेशा लेन देन होता है। मर्जी आपकी होती है कि आप क्या चुने और किस दाम पर। दूसरा सबक, अपनी पेशेवर सफलता के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन की बलि देने की आपको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इससे पहले कि आप अपनी पेशेवर कामयाबी के लिए अपनी निजी जिंदगी कुर्बान करने का फैसला कर लेंगे, आपको थोड़ी देर ठहर कर इस पर विचार कर लेना चाहिए। आप अपने परिवार और दोस्तों के अलावा आखिर कौन कौन सी चीजों की बलि दे रहे हैं? अगर आप हफ्ते में 80 घंटे काम कर रहे हैं तो आपके पास अपने रिश्तों की खातिर कोई समय और ऊर्जा नहीं बचती, जिससे वो धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं।
मगर क्या अभी उन पे ना ध्यान देकर रिटायरमेंट के बाद उनको वक्त दे सकते हैं? वैसे ये उतना आसान नहीं है जितना कहने में लगता है, क्योंकि खुशी की बीजगणित में बलिदान का लॉजिक रिश्तों पर भी ठीक उसी तरह लागू होता है जिस तरह से ये कामयाबी पर लागू होता है। और सफलता की ही भांति जितना ज्यादा और कम वक्त आप जवानी में अपने दोस्तों और परिवार को देते हैं, उतना ही कम या ज्यादा वक्त बाद के अपनी जिंदगी में आप अपने रिश्तों को दे पाएंगे। एक तरफ आप चाहें तो अपनी कामकाजी जिंदगी के लिए सिर्फ और सिर्फ सफलता पर फोकस करके अपनी दोस्तों और परिवार की पूरी तरह उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि आप रिटायरमेंट के बाद अपनी उम्र के 6वें दशक में जानलेवा बीमारी के शिकार हो जाते हैं, तो आपकी देखभाल करने वाला कौन होगा? डॉक्टर और नर्सेज के अलावा शायद कोई नहीं। और इस बात की भी काफी संभावनाएं हैं कि आप अकेले ही मर जाएंगे। इसके विपरीत कल्पना कीजिए कि आप जीवन भर एक अच्छे जीवन साथी, पेरेंट्स और दोस्त रहे। आपने अपने करीबियों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाई हैं और आपने उन्हें इस बात का एहसास दिलाया है कि वे आपके लिए कितने अहमियत रखते हैं। आप अपने परिवार के लिए बस पैसों का एक स्रोत बनकर नहीं रहे, बल्कि आप उनके लिए एक मजेदार बातचीतों, यादगार रोमांचों, रोमांचक खेलों और पूरे परिवार को एक कर देने वाली कहानियों के स्रोत भी रहे हैं। इसीलिए अगर आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए आनंद और जिंदा दिली का स्रोत रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के आखिरी क्षणों में वे आपके साथ रहने वाले हैं। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी मौजूदा रास्ते पर ही चलते रहते हैं, तो आपके आखिरी क्षणों में आपके साथ कौन रहेगा? खुद से ये सवाल करना आपको काफी आगे की जिंदगी की सोच लग सकती है, मगर ये आपकी वर्तमान जिंदगी जीने की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई नहीं है जो कि आपके आखिरी क्षणों में पक्के तौर पर आपका साथ देने वाला है, तो इसका मतलब है कि जिंदगी में प्रेम और दोस्तों की काफी कमी है। इससे इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा कठिन नहीं है कि आपके जीवन में प्रसन्नता की भी उतनी ही कमी है जितनी की प्रेम और दोस्ती की है, क्योंकि हमारी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत ये दो ही चीजें होती हैं। अगली सबक में हम इन्हीं बातों को और करीब से देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा सबक, मजेदार क्रियाकलाप, अनुभव और परिवार तथा दोस्तों के साथ बिताया गया गुणवत्तापूर्ण समय खुशी की चाबियां हैं। अक्सर कहा जाता है कि पैसे से खुशी खरीदी नहीं जा सकती है, और यही वजह है कि जिंदगी में बेस्ट चीजें मुफ्त होती हैं। दरअसल जीवन का सूत्र जरा सा अतिशयोक्तिपूर्ण है। पैसा गरीबी और मध्यम वर्गीय आय से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता, असुरक्षा और भौतिक चीजों के अभाव को दूर करने का काम करता है, जो कि कुछ हद तक हमारी खुशी में वृद्धि कर सकता है। इसके अलावा बहुत से अच्छे अनुभवों और शौक मौजों को पूरा करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। मसलन विदेश में छुट्टियां बिताने, हवाई जहाज का टिकट बनवाने और अपने लिए संगीत का कोई वाद्य यंत्र खरीदने के लिए पैसे आवश्यक होते हैं। इन अपवादों को छोड़ दें तो इस कहावत में बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। यहाँ तक कि इन दोनों ही अपवादों में भी पैसा सिर्फ अंत तक ले जाने का साधन है, ये स्वयं में कोई अंत नहीं है। चलिए अनुभवों और शौक पर फिर से वापस लौटते हैं। पैसा आपको वो साधन दिला सकता है जिसका उपयोग करके आपको खुशी मिलती है, मगर केवल साधन मात्र आपको खुशी नहीं दे सकते। खुशी तो उनका इस्तेमाल करने से मिलती है। ठीक इसी तरह से वित्तीय सुरक्षा, स्थिरता और धन की पर्याप्तता आपको प्रसन्न नहीं बनाती, बल्कि इन चीजों को प्राप्त कर लेने से आप पैसा कमाने पर कम ध्यान देने लगते हैं और जिंदगी को मजे से जीने पर ज्यादा। बल्कि यहीं पर खास तजुर्बे और शौक काम आते हैं। यद्यपि ये एक्टिविटीज हमें खुशी देने में काफी सहयोग कर सकती हैं, मगर अपने प्रियजनों, खासकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताने से ज्यादा मजा हमें कोई भी एक्टिविटी नहीं दे सकती है। हालांकि लेखक कहता है कि खुशी को हम कई अन्य तरीकों से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो जिस तरीके में सबसे ज्यादा विश्वास करता है वो तरीका काफी पारंपरिक और बहुत सरल है। एक जीवन साथी और बच्चे। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है जिसने उसके अंतर मन में उठने वाले सवाल मैं यहाँ क्यों हूँ का जवाब दिया है। ये दो खास उपलब्धियों का कॉम्बिनेशन है। उसकी पहली उपलब्धि है अपने बच्चे के लिए एक समर्पित पिता होने की, जो अपना कीमती समय और ऊर्जा अपने बच्चे की खुशी के लिए खर्च करता है। अंत में वो निश्चित करता है कि वो अपने बच्चों के साथ फिल्म देखे, उन्हें थीम पार्क में घुमाने ले जाए, उनकी फुटबॉल प्रैक्टिस को देखने जाए। लेखक अपनी दूसरी उपलब्धि अपनी गृहस्थी को मानता है, जिसमें वो और उसकी पत्नी एक दूसरे का सहयोग करके अपने बच्चों का साथ में पालन पोषण कर रहे हैं। लेखक के मुताबिक पेशेवर सफलता हमें नींव प्रदान करती है,
जिसके ऊपर हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ का आनंद ले सकते हैं। परिवार के साथ वक्त बिताने का मजा ही कुछ और होता है, मगर जब आपके साथ शेयर करने के लिए आपका पार्टनर भी मौजूद हो तो ये मजा दुगना हो जाता है। चौथा सबक, वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आपको एक अच्छी डिग्री के साथ अच्छी लोकेशन और उबाऊ क्षेत्रों में काम करने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास मौजूद वित्तीय सुरक्षा के कारण आप अपनी जिंदगी के सुनहरे सालों को अपने पसंद के कामों को करते हुए उन लोगों के साथ बिताने के लिए स्वतंत्र हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या आप अपनी जवानी के सालों को अपनी बात की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आपकी तरफ से एक सवाल का जवाब है हाँ। अगर आपका उत्तर ये नहीं है तो फिर आप आगे जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें आप जान पाएंगे कि जिंदगी में ये कठिन मगर कामयाबी का रास्ता चुनने में क्या क्या शामिल है। जवानी की शुरुआत में वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के इस रास्ते की शुरुआत होती है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको सही क्रेडेंशियल्स के साथ साथ सही लोकेशन की अहमियत को पहचानना भी जरूरी होता है। तो चलिए क्रेडेंशियल यानी पहचान पत्र के साथ शुरू करते हैं। एक अच्छे फील्ड में एक अच्छी डिग्री आपको सफल होने में मदद करती है। ये तथ्य निश्चित रूप से कई लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कई लोगों के लिए किसी फील्ड में डिग्री प्राप्त करना अपने उस क्षेत्र में अपनी जुनून को मारना दोनों एक ही बात होती है। ये कड़वा सच है कि जिन क्षेत्रों में आप अपना नाम और अच्छा पैसा दोनों बना सकते हैं वो ज्यादातर बार आपके बचपन के सपने नहीं होते। लेखक के तजुर्बे के हिसाब से सबसे ज्यादा कामयाब लोग नीरस उद्योगों वाले क्षेत्र में काम करते हैं, मसलन कीटनाशक उत्पादन, लौह उत्खनन, कर कानून और बीमा। अधिक मांग वाली डिग्री होने के अलावा ये हमें बड़े शहरों जैसे लंदन और न्यूयॉर्क में रहने का मौका देता है, और आज की अर्थव्यवस्था में महानगर ही वे जगह हैं जहां अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा वृद्धि होने की संभावना होती है। परिणाम स्वरूप यही वो स्थान है जहां पर सही डिग्री वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा अवसर मौजूद होते हैं। इसीलिए आपको जवानी में ही स्वयं को एक सही डिग्री से लैस करके किसी महानगर में सेटल कर लेना चाहिए। ध्यान रहे, वक्त लगातार बीतता जा रहा है। याद रखिए, जिस वक्त आप अपना समय और हुनर किसी अनजाने या मध्यम आकार वाले शहर में बिता रहे होंगे, ठीक उसी वक्त आपके प्रतिद्वंदी महानगरों में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में व्यस्त होंगे, जहां पर सारी अच्छी नौकरियां मौजूद होती हैं। ये सब तो था नौकरी के बारे में, यानी जब आप किसी दूसरे के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप एक सफलता ओरिएंटेड व्यक्ति हैं तो आप स्वयं को एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता की ओर खींचा हुआ महसूस करें, या हो सकता है कि ये आपको अपने खुद के बिजनेस में घुटनों तक भिगा चुका है। अगले पार्ट में हम कुछ इस तरह की बात जानने वाले हैं जो आपको ये निर्णय लेने में मदद करेगी कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए या फिर एक ट्रेडिशनल काम को अपनाने का फैसला लेना चाहिए। पांचवा सबक, एक अच्छे एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर के गुणों पर विचार करने के बाद फैसला कीजिए कि आपने किस रास्ते पर चलना है। आजकल की दुनिया में एंटरप्रेन्योर उन लोगों को माना जाता है जो एक खास तरह के गुणों जैसे विजन, जिद्दीपन और साहस से लैस होते हैं। एंटरप्रेन्योर के उन गुणों पर कम ध्यान दिया जाता है जो एक अच्छे एम्प्लॉय होते हैं। ये गुण तीन प्रकार के होते हैं। पहला गुण है निर्भरता। अगर आप अपनी जॉब सुरक्षित रखना चाहते हैं और अकेले अकेले प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आपको रास्ते में भयानक ट्रैफिक होने और बेकार के लोगों के मिलने के बावजूद भी वक्त पर दफ्तर पहुंचना पड़ेगा और वहां होने वाली मीटिंग्स पर ध्यान देना होगा। दूसरा गुण है शिष्टाचार। साथियों से बात करते हुए एक गर्म मिजाज एंटरप्रेन्योर कुछ ईमानदार लेकिन कड़ी फीडबैक दे सकता है, और हो सकता है कि उसकी ईमानदारी के लिए उसे प्रशंसा भी मिले। मगर एक एम्प्लॉय के रूप में आपको थोड़ा सा कूटनीतिज्ञ होना पड़ेगा। आपको फीडबैक देते समय ईमानदारी और समर्थन के बीच संतुलन बनाना आना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप टीम के एक सदस्य हैं, कप्तान नहीं। एक एम्प्लॉय के रूप में तीसरा गुण जो आप में होना चाहिए वो है भावनात्मक सुरक्षा। आपको अनजानी मुसीबतों के आगे किसी भी शर्त पर खुद को शांत रखना आना चाहिए। आपके मैनेजर आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू देते वक्त आप पर कमेंट क्यों मारा, आपके साथी आपकी पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपकी कंपनी के लीडर कौन सा प्लान आपसे छुपा रहे हैं, ये चीजें किसी तरह से भी आपकी आय को प्रभावित कर सकती हैं। एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए इन सब सवालों का जवाब जानने की आपको कोई खास जरूरत नहीं है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए दृढ़ता और विजन के अलावा भी दो ऐसे गुण हैं जिनकी चर्चा कम की जाती है। सबसे पहले, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आपको अपने काम को देने का सोचना चाहिए।
ना कि उससे कुछ लेने का। जब तक आपके पास सीड कैपिटल मौजूद ना हो, तब तक आपको अपने व्यक्तिगत पैसे से अपने उद्यम को चलाना होगा। दूसरा, आपको भी ज्यादातर समय और ऊर्जा सेल्स यानी बिक्री पर लगानी होगी। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होना मतलब एक अच्छा सेल्समैन होना। आपको सेल करनी होगी ताकि एक अच्छी एम्प्लॉय आपकी कंपनी को ज्वाइन करे, निवेशक अपनी कंपनी में पैसा लगाएं और ग्राहक आपका उत्पाद या सेवा खरीद पाए। क्या आपके पास वो बेसिक कौशल है जो एक अच्छे एम्प्लॉय में होने चाहिए? क्या आप एक अच्छा सेल्समैन तनख्वाह पर रखने या एक अच्छा सेल्समैन होने के आइडिया को पसंद नहीं करते हैं? अगर ऐसा है तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप को चुनने से पहले दोबारा विचार कर लेना चाहिए, विशेषकर इसीलिए क्योंकि ये दोनों ही विकल्पों में सबसे अधिक जोखिम से भरा है। छठा सबक, वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने का अर्थ अमीर होने के मतलब को पुनर्परिभाषित करना और उसके मुताबिक काम करने से है। चलिए मान लेते हैं कि आपने एक अच्छी डिग्री पाली है, आप एक बड़े शहर में सेटल भी हो गए हैं, और तो और आपने इस बात का फैसला भी कर लिया है कि आपको एक एम्प्लॉय बनना है या फिर एक एंटरप्रेन्योर। अब क्या ऐसा कोई दूसरा रास्ता है जिसके द्वारा आप ये निश्चित कर सकते हैं कि आप अपनी बात की जिंदगी में वित्तीय तौर पर स्वतंत्र रहेंगे? इस सवाल का संक्षिप्त जवाब है अमीर बनना। मगर अमीर बनने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अमीर बनने का असली मतलब आखिर होता क्या है। अमीर होने का मतलब बस बहुत ज्यादा पैसा होना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है अपने खर्चों की तुलना में आपकी निष्क्रिय कमाई यानी कि पैसिव इनकम का अधिक होना। लेकिन पैसिव इनकम क्यों? पैसिव इनकम वो कमाई होती है जो आप प्रॉपर्टी या फिर स्टॉक में निवेश करके स्वतः ही प्राप्त करते हैं। की कमाई का एक स्थिर स्रोत होता है जिस पे आप सदैव निर्भर रह सकते हैं। आप अपनी तनख्वाह पर पैसिव इनकम के जितना भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि आप अपनी नौकरी खो सकते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग अपने खर्चों को अपनी तनख्वाह के हिसाब से एडजस्ट करना जानते हैं। अगर आपकी सैलरी में इजाफा होता है तो इस बात की काफी संभावना है कि आप एक अमीर जीवन शैली जीने में लग जाए, जिससे निश्चित तौर पर आपके खर्चे बढ़ेंगे। आखिरकार, जितना अतिरिक्त पैसा आपको अपनी सैलरी हाइक से मिलता है, आप उसे अपने बढ़े हुए खर्चों पर लुटा देते हैं। इस प्रवृत्ति से निजात पाने के लिए आपको जितना जल्दी हो सके प्रॉपर्टी या फिर स्टॉक में निवेश कर लेना चाहिए। ये और भी बेहतर होगा कि आप कोई ऐसी जॉब ढूंढें जो आपकी कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए भी सहेज कर रखती हो। ये हिस्सा या तो रिटायरमेंट प्लान के रूप में मौजूद हो सकता है या फिर कंपनी की इक्विटी में स्टॉक विकल्प के रूप में। अपनी पैसिव इनकम की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए आपको अपनी संपत्ति को विविध रूपों में विभाजित करना होगा। आपने शायद इस कहावत को पहले भी कई बार सुना होगा, मगर ये पूरी तरह से सच है। एक और भी कहावत है कि आपको अपने सारे अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो टोकरी गिर जाती है तो आपके सारे अंडे फूट जाएंगे। पैसिव इनकम के मामले में टोकरी हम उस चीज को कह सकते हैं जो एकदम रंग बदल सकती है, जैसे कि शेयर मार्केट। इसीलिए अच्छा होगा कि आप अपनी सारी उम्मीदें और सपने इस पर ना टिकाए रखें। एक छोटा सा सूत्र ये है कि अगर आप 40 से कम की उम्र के हैं तो अपनी कुल संपत्ति का 1/3 से ज्यादा हिस्सा किसी एक ऐसी जगह जैसे रियल एस्टेट या फिर शेयर बाजार में निवेश ना करें। अगर आप 40 साल से अधिक उम्र के हैं तो इस दहलीज को 15% से भी कम रखने का प्रयास करें। कुल मिलाकर कहें तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको अपनी संपत्ति के जोखिमों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सब कुछ सही रहा तो बुढ़ापे में निश्चित रूप से अपने प्रियजनों के साथ जिंदगी बिताने के लिए आपके पास काफी अच्छी मात्रा में पैसा मौजूद होगा। सातवां सबक, अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए आखिरकार आपको अपना ध्यान अपनी पेशेवर जिंदगी से दूर ले जाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप अपने जीवन के सुनहरे समय में प्रवेश करने जा रहे हैं और अब तक आप कामयाबी के अपने सारे सपने पूरे कर चुके हैं। आप एक महानगर में सेटल हो गए हैं, आपको एक कंपनी के लिए जी तोड़ काम किया और कचरा ट्रीटमेंट की सुविधा बनाने का काम कर दी है। निश्चित तौर पर ये वो काम नहीं था जिसका आपने बच्चे के रूप में सपना देखा था, लेकिन फिर भी इस काम से आपने खूब सारा पैसा कमाया। आपने उसे समझदारी से सही जगह निवेश भी किया। अब आप सच्चे अर्थों में अमीर हैं। आपके काम ने आपको जो देना था वो दे दिया है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप अपने पैसों को कब तक एंजॉय करने वाले नहीं हैं, जब तक आप खुद को इसकी इजाजत नहीं देते हैं। याद रखिए, हमारा लक्ष्य बहुत ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इसीलिए बहुत ज्यादा पैसा कमाना है ताकि बाद में हमें पैसे कमाने की जरूरत ना महसूस हो। इस तरह से आप अपने सुनहरे दिनों में पैसे कमाने पर कम ध्यान देंगे और अपने दोस्तों और परिवार के साथ उन कामों को करने में ज्यादा ध्यान लगाएंगे जिन्हें आप हमेशा से करना चाहते थे।
यही हमारा अंतिम उद्देश्य है। इसका मतलब है कि अगर आपको जीवन के किसी मोड़ पर काम करने से पीछे हटने की जरूरत पड़े तो आप वास्तव में इससे पीछे हट पाए, और ये करना कहने से ज्यादा कठिन हो सकता है। कुल मिलाकर इस समय तक आप अपने पेशेवर खेल में काफी अच्छी स्थिति में होते हैं। अब आप एकदम से खुद से कहते हैं कि अपने बच्चों को वक्त देने और अच्छे काम को समय देने के लिए मैं अपनी मेहनत की कमाई और सोने के सिंहासन को छोड़ रहा हूँ। इस बात को हजम कर पाना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कठिन होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इस समस्या का समाधान है फल पर नजरें टिकाए रखना। अपने उस अंतिम उद्देश्य को याद कीजिए जिसके लिए आपने अपनी पूरी जवानी दफ्तर में बिता दी। अपने पसंदीदा कामों को करने के लिए अपने परिवार की खुशियां साझा करना जो आपने दिन रात मेहनत करके उन्हें दी। लेकिन ये सब कैसे हो पाएगा अगर आप हमेशा ऑफिस में ही काम करते रहेंगे? खुद को दफ्तर के काम से दूर करने का मौका जब आपकी जिंदगी में आएगा तो लेखक के दोस्त डेविड कैरी को जरूर याद कर लेना। साल 2018 में डेविड जब प्रकाशन उद्योग में अपने शानदार करियर के चरम पर थे तो हॉट मैगजीन्स ने उनसे अपने प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। उनकी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए लेखक को उसके इस फैसले से काफी ज्यादा हैरानी हुई। जब लेखक ने उनसे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो कैरी का जवाब सीधा और सरल था, मैं जवान लोगों की मदद करना चाहता हूँ और मैं अपने दोस्तों से दूर रहते रहते तंग आ चुका हूँ। आठवां सबक, अपनी पारिवारिक जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अपने लिए एक अनुकूल पार्टनर ढूंढिए और हिसाब किताब रखकर उसे ना खोएं। बीते पाठों में हमने ये जाना कि हमारा अंतिम लक्ष्य वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करना होना चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी के सुनहरे वर्षों को अपने प्रियजनों के साथ बिता सके, खासकर अपने जीवन साथी और परिवार के साथ। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि आपके प्रियजन एक जीवन साथी और आपका परिवार है। इस अंतिम सबक में हम जानने वाले हैं कि एक अच्छा जीवन साथी कैसे ढूंढे और उसके साथ अपना रिश्ता कैसे बरकरार रखें। अच्छे लाइफ पार्टनर से हमारा मतलब उस व्यक्ति से है जिसके साथ आप पेरेंटिंग के दौरान अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हो। पार्टनर ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप अपने पार्टनर में कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं। अब कुछ ऐसे गुण हैं जो बेहद जरूरी हैं। मसलन आपका पार्टनर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भावनात्मक रूप से एक मजबूत इंसान हो और आपको पसंद करता हो, क्योंकि ये काफी बेवकूफाना होगा कि आप अपनी जिंदगी और बच्चों को किसी एक ऐसे इंसान के साथ साझा करें जो इमोशनली अनस्टेबल हो और आपसे नफरत करता हो। लेकिन कुछ गुण या कहें जरूरतें आपके व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर बनाई जानी चाहिए। यहाँ पर हमारा सारा काम खुद में और अपने पार्टनर में एक रूपता ढूंढना है। एक अच्छे जीवन साथी का मूल्यांकन करते समय खुद से कुछ बेसिक सवाल पूछिए। क्या आपके धार्मिक विश्वास समान है? या क्या बच्चों की संख्या को लेकर आप एकमत हैं? क्या बच्चों को पालने से संबंधित बातों पर आप एकमत हैं? क्या पैसा, करियर और वर्क लाइफ बैलेंस पर आपके विचार एक जैसे हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब ना है तो बेहतर होगा कि आप अपने पार्टनर के विकल्पों पर दोबारा विचार करें, क्योंकि अगर आप बदलाव नहीं करते तो आप अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर सारे सवालों के जवाब हाँ में है तो अपने रिश्ते को बेझिझक आगे बढ़ाइए। याद रखिए, अपने लिए एक अच्छे जीवन साथी को तलाश करना सिर्फ आधा काम है। आपको अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए उसे खुश रखना भी जरूरी होता है। अपने रिश्तों को लगातार मजबूत बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है हिसाब किताब से दूरी बनाए रखना। आप और आपका पार्टनर जिंदगी जी रहे हैं, किसी खेल में प्रतिद्वंदिता नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जानने की कोशिश मत कीजिए कि किसने क्या किया, किसके साथ किया, अच्छा किया, बुरा किया। अपने जीवन साथियों को उसकी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए और उदार बनिए, मगर सिर्फ उदारता की खातिर, न कि खुद को बेहतर साबित करने के लिए। अगर आप इस उदारता को अपने पूरे जीवन में लागू कर देते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अपने दोस्तों, परिवार और साथियों की हर संभव मौके पर प्रशंसा और मदद करने के लिए प्रयास कीजिए, मगर साथ ही साथ स्वयं को बहुत बड़ा दानी या जिंदा दिल समझने की भूल न करें। उदारता केवल स्व समर्पण को नहीं दर्शाती है, बल्कि ये दर्शाती है कि कोई व्यक्ति दूसरों को देने में कितना समर्थ है। कुल मिलाकर खुशी के समाधान काफी सरल है। उन कामों को कीजिए जो आपकी पसंद के हैं और उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जिन्हें आप पसंद करते हैं। दुर्भाग्य से इस तरह की चीजों को करने के लिए आपको बहुत अच्छी वित्तीय स्थिति में होना जरूरी है। अच्छी वित्तीय स्थिति में पहुंचने के लिए आपको अपनी युवावस्था और बाद की जिंदगी के बीच में वर्क लाइफ बैलेंस का सौदा करना होगा। साथ ही आपको अपने करियर और पैसों के संबंध में कुछ समझदारी भरे निर्णय भी लेने होंगे। इन फैसलों में
एक अच्छी डिग्री पाना, एक बड़े तथा अवसरों से भरे शहर में जाना, अपने पैसों को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना और अंत में स्वयं मूल्यांकन के द्वारा ये पता लगाना कि आप में एक बेहतर एम्प्लॉय बनने की क्षमता है या फिर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने की। क्या करें? अपनी मैट्रिक्स की गणना कीजिए। कारोबार की दुनिया में कंपनियां अपने वैल्यू और उद्देश्यों के हिसाब से चल रही हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए कुछ मूल्यों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लाभांश, रिटेंशन रेट और उत्पादकता अनुपात जैसी चीजें शामिल होती हैं। बिजनेस की भाषा में इन मूल्यों को मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। आप इन मैट्रिक्स को अपने व्यक्तिगत जीवन में ढूंढ सकते हैं और उनका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। कुछ मैट्रिक्स आपके फाइनेंस यानी पैसे से जुड़ी होती हैं, जैसे कि आपकी कुल आय और क्रेडिट स्कोर। वहीं कुछ ऐसी भी मैट्रिक्स हैं जो आपके जीवन के बड़े अर्थों से जुड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच।